दोस्तों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। आज हम अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए जो ये पीडीएफ है, इसे शुरू से अंत तक बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। जी सर। ये भौतिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र है और हमारा विषय है विद्युत और उसके प्रभाव। इसमें तो काफी प्रश्न दिख रहे हैं। हाँ, कुल 37 प्रश्न हैं, पर हम एक एक करके सबको समझेंगे और हल करेंगे। तो चलें शुरू करें। जी सर, बिल्कुल। बहुत अच्छे। तो पहला सवाल, Q1 नींबू का रस है। ए सुचालक, बी कुचालक, सी अर्धचालक या डी चुंबकीय। सर एक मिनट, ये सुचालक और कुचालक क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, सुचालक मतलब कंडक्टर, वो चीजें होती हैं जिनमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है, जैसे तांबे का तार। अच्छा। और कुचालक यानी इंसुलेटर, वो हैं जिनसे बिजली नहीं गुजर सकती, जैसे प्लास्टिक या सूखी लकड़ी। ठीक है, तो नींबू का रस वो क्या होगा? देखो, नींबू के रस में होता है अम्ल, सिट्रिक एसिड, और जब ये पानी में घुलता है तो ये आयनों में टूट जाता है। आयन? हाँ, ये आयन ही बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आयन बिजली ले जाते हैं तो ये सुचालक होना चाहिए। ऑप्शन ए। तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है। विज्ञान के हिसाब से नींबू का रस सुचालक ही होता है, लेकिन इस प्रैक्टिस पेपर की जो उत्तर कुंजी मतलब आंसर की है, उसमें इसका जवाब बी कुचालक दिया है। है? पर वो तो गलत हुआ ना? हाँ, ये शायद एक गलती है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि कभी-कभी परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाते हैं। तुम्हें सही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अम्लीय विलयन सुचालक होते हैं। ठीक है सर। चलो, अब अगला देखो। Q2 निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन है ए नल का जल, बी नमकीन जल, सी पेट्रोल और डी चूने का पानी। इसमें सुचालक नहीं है पूछा है, मतलब हमें कुचालक ढूंढना है। बिल्कुल। तो सोचो, नल के पानी में, नमकीन पानी में, चूने के पानी में, इन सब में आयन होते हैं। हाँ, अशुद्धियों और नमक की वजह से तो ये सब सुचालक हुए। सही। तो बचा क्या? पेट्रोल। पेट्रोल में आयन नहीं होते। एकदम सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पेट्रोल। चलो, इसी से जुड़ा तीसरा सवाल। Q3 आसुत जल, डिस्टिल वाटर है। आसुत जल मतलब एकदम शुद्ध पानी। हाँ, जिसमें कोई भी अशुद्धि या नमक ना हो। तो अगर कोई अशुद्धि नहीं, कोई आयन नहीं, तो वो कुचालक होगा। ऑप्शन बी। शाबाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्युत का कुचालक। तो हमने द्रवों में चालकता समझ ली, अब ठोस चीजों पर आते हैं। Q4 निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ए चारकोल, बी कोक, सी ग्रेफाइट, डी हीरा। सर ये तो सब कार्बन के ही रूप हैं, फिर इनमें से सुचालक कौन है? बहुत बढ़िया सवाल। हैं तो सब कार्बन के अपर रूप, पर इनकी बनावट में फर्क है। हीरे में सारे इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, वो आजाद नहीं होते। तो वो कुचालक हुआ। हाँ, लेकिन ग्रेफाइट की बनावट परतों में होती है और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए आजाद होते हैं। अच्छा, तो जैसे द्रवों में आयन थे, वैसे ही ठोस में ये आजाद इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। यही आजाद इलेक्ट्रॉन बिजली को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारी पेंसिल की नोक भी ग्रेफाइट की है और वो सुचालक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। चलो, इसी लॉजिक से Q5 बताओ। विद्युत का कुचालक है ए आयरन लोहा, बी कॉपर तांबा, सी ग्रेफाइट। लोहा और तांबा तो धातु हैं, तो वो सुचालक होंगे ही, और ग्रेफाइट भी सुचालक है। तो इनमें से तो कोई भी कुचालक नहीं है। बहुत अच्छे। तो हमारा जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब इस हिस्से का आखिरी सवाल। Q6 निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है? प्रतिरोध मतलब करंट के रास्ते में रुकावट। हाँ, तो ऑप्शन है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और नाइक्रोम। चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम तो बहुत अच्छे सुचालक हैं। इनका प्रतिरोध तो कम होना चाहिए। बिल्कुल, चांदी तो सबसे अच्छा सुचालक है, पर नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसे बनाया ही इसलिए जाता है कि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो। अच्छा, जैसे हीटर के तार में होता है। एकदम सही, वो नाइक्रोम का ही होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइक्रोम। चलो, अब हम कुछ मात्रकों और परिभाषाओं को समझते हैं। Q7 विद्युत वाहक बल EMF का मात्रक है।
सर इसके नाम में बल यानी फोर्स है, तो क्या ये न्यूटन में होता है? क्या बात है, तुमने सबसे जरूरी चीज पकड़ी। इसका नाम भले ही बल है, पर यह असल में ऊर्जा है। ऊर्जा? हाँ, एक सेल हर एक कुलाम आवेश को पूरे सर्किट में घुमाने में जितनी ऊर्जा देता है, वही ईएमएफ है। इसका फॉर्मूला है E = WQ। W मतलब कार्य यानी ऊर्जा, और Q मतलब आवेश। सही। तो मात्रक हुआ जूल प्रति कुलाम, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। अच्छा, तो सही ऑप्शन सी है। बिल्कुल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जूल प्रति कूलाम वोल्ट। अब ऐसा ही एक और सवाल। Q.8 किलोवाट घंटा WH मात्रक है। इसमें वॉट लगा है, तो ये सामर्थ्य यानी पावर का मात्रक होगा। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, अकेला किलोवाट तो शक्ति का मात्रक है, पर जब हम शक्ति को समय यानी घंटा से गुणा कर देते हैं तो वो ऊर्जा बन जाती है। पावर इनटू टाइम। हाँ, ये तो ऊर्जा का सूत्र है। सही। हमारे घर का जो बिजली का बिल आता है ना, वो यूनिट में आता है। वो यूनिट यही kWh है। अच्छा, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। हाँ। देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा का। अब एक रीजनिंग जैसा सवाल। Q9 उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है जैसे विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है। ये तो राशि मात्रक वाला संबंध है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। हाँ, तो ए शक्ति ऊर्जा, ये गलत है। बी दाब ऊर्जा, ये भी गलत। डी द्रव्यमान मीटर, ये भी गलत है। सी बल न्यूटन, हाँ ये सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बल न्यूटन। चलो, Q10 ये एक फैक्ट है जो याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऑप्शन ए। शाबाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1.6 × 10⁻19 सी। अब आते हैं परिपथ यानी सर्किट के कुछ पुर्जों पर। Q11 विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब में गैस क्यों भरते हैं सर? क्योंकि बल्ब का फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म होता है। अगर अंदर ऑक्सीजन होगी तो वो जलकर टूट जाएगा। इसलिए अंदर एक अक्रिय गैस, इनएक्टिव गैस भरते हैं जो फिलामेंट से क्रिया न करे। जैसे आर्गन? बिल्कुल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्गन। और ये फिलामेंट बनता किस धातु का है? ये है हमारा Q12। ये कोई ऐसी धातु होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा गर्मी सह सके, पिघले नहीं। एकदम सही, जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, और वो है सी, टंगस्टन। टंगस्टन, ठीक है सर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। अब Q13 में एक चित्र दिया है। ये क्या दिखाता है? बीच में गैप है, मतलब सर्किट टूटा हुआ है, तो ये खुली स्विच हुई। बहुत अच्छे। खुली स्विच मतलब करंट नहीं बहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुली स्विच। और Q14 एलईडी का पूरा नाम? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऑप्शन ए। शानदार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हम सर्किट के पुर्जे पहचान गए, पर सुरक्षा भी तो जरूरी है। Q15 ऐसा यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा की सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाने पर स्वतः ही बंद ऑफ हो जाता है, कहलाता है? ये तो एमसीबी है जो घरों में लगी होती है। बिल्कुल, मिनिएचर सर्किट ब्रेकअप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एमसीबी। अब मापने वाले यंत्र। Q16 विद्युत धारा मापते हैं। धारा तो एम्पियर में मापते हैं। सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम्पियर में। लेकिन अगले दो सवाल बहुत जरूरी हैं। इनमें कंफ्यूजन होता है। Q17 एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है और Q18 एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। हाँ सर, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। एक का 0 होता है और एक का अनंत। आज ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो, वोल्ट मीटर को हम सर्किट में समानांतर मतलब पैरेलल में लगाते हैं, है ना? जी। हम चाहते हैं कि वो सर्किट से बिल्कुल भी करंट ना ले, वरना वो वोल्टेज को बदल देगा। तो करंट को रोकने के लिए प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा, एकदम अनंत। सही। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हुआ ए, अनंत। अब अमीटर की सोचो, उसे हम श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में लगाते हैं ताकि सारा करंट उसमें से गुजरे। हाँ। अगर उसका खुद का प्रतिरोध होगा तो वो करंट के रास्ते में रुकावट बनेगा, करंट को कम कर देगा, हमें गलत रीडिंग मिलेगी। तो उसका प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब 0। शाबाश। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हुआ 0। तो Q17 का सही उत्तर है
ऑप्शन ए अनंत और Q18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 0। अब इसी कॉन्सेप्ट पर Q19 और Q20 हैं। पहले Q19 देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तार जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा रुकावट होगी और जितना मोटा होगा उतनी आसानी से करंट जाएगा। बिल्कुल सही। तो प्रतिरोध तार की लंबाई और उसकी मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। और तार के पदार्थ पर भी तो करता है। हाँ, पदार्थ पर भी। लेकिन दिए गए विकल्पों में सबसे सही है बी, तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब Q20 यदि धारामापी गैल्वेनोमीटर, अमीटर तथा वोल्टमीटर के प्रतिरोध क्रमशः X1, X2 तथा X3 हों तो हमने अभी पढ़ा कि वोल्टमीटर X3 का प्रतिरोध सबसे ज्यादा अनंत और अमीटर X2 का सबसे कम 0 होता है। सही। और धारामापी का प्रतिरोध इन दोनों के बीच में होता है। असल में अमीटर धारामापी से ही बनता है, इसलिए अमीटर का प्रतिरोध धारामापी से भी कम होता है। अच्छा, तो क्रम हुआ X2, X1, X3। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, X2, X1, X3। अब बात करते हैं सेल और बैटरी की। Q21 पूछता है कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है और Q22 पूछता है कौन द्वितीयक सेल है। सर, ये प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या होते हैं? देखो, प्राथमिक सेल वो हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो वाले, जैसे एक घड़ी का सेल। अच्छा। और द्वितीयक सेल वो हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी। मतलब रिचार्जेबल। समझ गए। तो Q21 में पूछा है कौन प्राथमिक नहीं है, मतलब कौन द्वितीयक है। ऑप्शन डी, सीसा संचायक सेल। हाँ, ये इन्वर्टर वाली बैटरी है। बिल्कुल। Q21 का सही उत्तर है ऑप्शन डी और Q22 का जवाब भी यही हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीसा संचायक सेल। और जब हम ऐसे दो या ज्यादा सेलों को जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यह है Q23। उसे बैटरी कहते हैं, मतलब सी, दो या अधिक सेलों का संयोजन। एकदम सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी और Q24 के अनुसार सेल के अंदर ऊर्जा किस रूप में होती है? उसके अंदर तो रसायन भरे होते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। बिल्कुल सही। सेल के अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा जो हमें विद्युत ऊर्जा में बदलकर मिलती है। Q25 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। अगले 3 सवाल 25, 26, 27 सीधे जानकारी पर आधारित हैं, इन्हें याद रखना है। Q25 सरल वोल्तीय सेल में विद्युत अपघट्य होता है बी, तनुसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। Q26 डैनियल सेल में होता है सी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। और Q27 जो बड़ी बैटरियां होती है उनमें भी ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग होता है। ठीक है सर, ये मैं याद रखूंगी। बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि इस बिजली से हम कर क्या सकते हैं, मतलब विद्युत धारा के प्रभाव। Q28 विद्युत धारा द्वारा किसी धातु पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। हाँ, या फिर नकली गहनों पर सोने की परत। इसे कहते हैं ऑप्शन बी, विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा। दाइब, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। Q29 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? ये एक फैक्ट है। ये ओस्टेड ने खोजा था। बहुत अच्छे। दाइब, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्टेड। और Q30 किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? मतलब कौन सी चीज बिजली से गर्म होती है? वो तो विद्युत हीटर है। बिल्कुल। दाइब, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्युत हीटर। चलो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, संख्यात्मक प्रश्न, मतलब न्यूमेरिकल्स। तैयार हो? जी सर। Q31 किसी चालक तार में 20 कूलाम का विद्युत आवेश 5 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित धारा होगी। धारा I का सूत्र है आवेश Q बटे समय T, I बराबर QT। तो I बराबर 20/5 यानी 4 एम्पियर, ऑप्शन बी। शाबाश, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब तुम Q32 करो। 10 कूलाम आवेश 2 सेकंड में। ये होगा I बराबर 10/2 मतलब 5 एम्पियर, ऑप्शन ए। बहुत तेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब ओम का नियम। Q33 एक चालक तार का प्रतिरोध 3.0 ओम है। तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है।
तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान होगा, ओम का नियम है V बराबर IR। हमें I निकालना है। तो I बराबर VR, मतलब I बराबर 1.5 3.0, ये तो 0.5 एम्पियर हुआ। एकदम सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.5 एम्पियर। अगला तुम करो। Q34। V है 12 वोल्ट, I है 2 एम्पियर। प्रतिरोध R बताओ। R बराबर VI, तो R बराबर 12/2 मतलब 6 ओम। ऑप्शन ए। शानदार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब Q.35, इसमें ऊर्जा दी है। ऊर्जा W इज इक्वल टू 60 जूल, धारा I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, समय T इज इक्वल टू 10 सेकेंड। विभवांतर V निकालना है। सूत्र है W इज इक्वल टू VIT। तो V निकालने के लिए V इज इक्वल टू W ITC होगा। करो कैलकुलेट। V इज इक्वल टू 60 1 ये हुआ 6010 यानी 6 वोल्ट। ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब आखिरी 2 सवाल, ये थोड़े ट्रिकी हैं, ध्यान से पढ़ना। Q.36 एक लंबा सा सवाल है जिसमें बल्बों की संख्या दी है और आखिर में पूछा है अगस्त और सितंबर दोनों महीनों बराबर उपयोग करें तो दोनों महीनों में कितने यूनिट का अंतर होता है। 1 मिनट, अगर दोनों महीनों में उपयोग बराबर है तो यूनिट भी बराबर होंगी। तो फिर उनके बीच का अंतर तो 0 होगा। एकदम सही पकड़ा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, ये सिर्फ समझने का सवाल था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 0। और अब आखिरी सवाल Q.37। यदि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर x जूल हो तो x इज इक्वल टू। ये तो एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। हाँ, पर निकालते कैसे हैं? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। तो 1000 को 3600 से गुणा करना है। ये हुआ 36 लाख जूल। हाँ, अब इसे वैज्ञानिक रूप में लिखो। 3.6 के बाद कितने अंक हैं? 6 अंक। तो ये बनेगा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, मतलब x का मान 6 है। बिल्कुल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। तो इसी के साथ हमने सभी 37 प्रश्न हल कर लिए। जी सर, धन्यवाद। इस तरह से समझने में बहुत मजा आया। बहुत अच्छे। याद रखना, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इन प्रश्नों को दोबारा हल करना। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर। अच्छा, आज की चर्चा खत्म करने से पहले बस एक सवाल। हमने देखा कि बिजली तारों में कैसे बहती है, पर क्या ये सोचना संभव है कि हम बिजली को बड़ी मात्रा में बिना तार के एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें? भविष्य में इसके क्या रूप हो सकते हैं, इस पर सोचना जरूर।